चलिए डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स आ सकता है? 2 नंबर का आ सकता है। डिसीजन मेकिंग, देखो आप डिसीजन कब लेते हैं? जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जब आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, देन आप क्या लेते हैं? डिसीजन। जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे तो हर एक स्टेप में क्या लेना था? डिसीजन लेना था। हर स्टेप में क्या लेना था? डिसीजन। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपको अपने को रॉ मटेरियल लाना है। जैसे मैं कपड़े की बात कर रहा हूँ, मान लो मैं कपड़े का बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो मेरे मन में प्लानिंग आया कि मैं कपड़े कहाँ से लूँ। तो तुमको पता है सूरत में कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है, साड़ी वड़ी बहुत सस्ता मिलता है। तो एक आदमी बोला सूरत चले जाओ, फिर एक आदमी बोलते नहीं नहीं सूरत से बढ़िया लुधियाना मिलता है, लुधियाना में भी बढ़िया मिलता है, गर्म कपड़े उधर पर ज़्यादा मिलते हैं, सॉल वगैरह ये सब स्वेटर अच्छा मिलता है। फिर एक जन बोला नहीं दिल्ली चले जाओ। तो मेरे पास 3-4 ऑप्शन था, 3-4 क्या थे? ऑप्शंस थे। अब उसमें से मुझे क्या लेना है? डिसीजंस लेना। तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा? मैं पहले सूरत का मेरिट और डीमेरिट चेक करूंगा। डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, उसका मेरिट देख लो और उसका डीमेरिट देख लो। वैसे ही मैं लुधियाना और दिल्ली का भी क्या चेक कर लूंगा? मेरिट और डीमेरिट। जिसका मेरिट ज़्यादा लगेगा और जिसका डीमेरिट कम लगेगा हम वही चूज कर लेंगे, और जो हमारे बजट में भी होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन among the several alternative to solve a problem or achieve a goal। कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उसमें से जो हमारा बेस्ट है उसको चूज करना, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल है, अब मैनेजर चूजिंग वेदर टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और नॉट। मान लो एक मैनेजर है, मैनेजर के सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो मैनेजर सोच रहा है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो हमारा ओल्ड प्रोडक्ट है, इसी पे एडवर्टीजमेंट करके इसका सेल बढ़ा दूं, या इंस्टेड ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं और इसका एडवर्टीजमेंट करके सेल को बढ़ा दूं। तो उसके पास 2 ऑप्शन। पहला, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करूं और सेल्स का क्या कर दूं? बढ़वा दूं। इसी पे ऑफर वगैरह लगा दूं, इसी पे ऑफर वगैरह लगाकर सेल क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो एक ऑप्शन ये था। दूसरा ऑप्शन था कि हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, कुछ हट के नया करें, अपने कंपटीटर से बेटर करें और अपना सेल क्या करते? बढ़ा दे। अब इस दोनों में से क्या करेगा? वो डिसीजन लेगा। अब इन दोनों का जो बेस्ट होगा, जो सबसे बेस्ट होगा कि ओल्ड प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करना या नया प्रोडक्ट कंटिन्यू करना, जो उसके लिए बेस्ट होगा वो क्या करेगा? उसको चूज करेगा। इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? कि चूजिंग बिटवीन द ऑप्शंस, चूजिंग बिटवीन द ऑप्शंस। और ऑप्शंस कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। तो जो बेस्ट होगा हम उसको चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। अब मान लो मैनेजर ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर नया प्रोडक्ट जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। तो बोल रहा नहीं नहीं नया प्रोडक्ट में बहुत ड्रामा है, हमारा तो ओल्ड वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सेप्टेड ही है, तो हम उसी में एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसी में थोड़ा सा क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, प्राइस को कम करेंगे और टर्नओवर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो यही प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। अच्छा, सेकंड आंसर देख लो। स्टूडेंट डिसाइडिंग विच कोर्स टू स्टडी आफ्टर अ ग्रेजुएशन। हम लोग भी डिसाइड करते हैं ना भैया कि CSE CMA करना है, MBA करना है, या लॉ की तरफ जाना है, या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, या खुद के बिजनेस की तरफ जाना है। तो जो अब लॉ की तरफ जाना है, या MBA की तरफ जाना है, या खुद का बिजनेस करना है, या CS CMA करना है, हम क्या करते हैं? सबका अल्टरनेटिव, जितने भी अल्टरनेटिव है सबका हम मेरिट और डीमेरिट क्या करेंगे? चेक करेंगे। प्लस अपना भी स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि हम उतना, मेरे पास उतना बजट है या नहीं है, प्लस क्या हम उतनी पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या पेशेंस होता है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स में एक टाइम पे लक मैटर करता है। एक टाइम पे स्टार्टिंग में तो हार्डवर्क मैटर करता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि कभी कभी लक भी मैटर करता है। बहुत सारा ऐसे सुना होगा तुम लोग स्टोरी, भैया हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पर उनका फाइनल नहीं निकल रहा है, उनसे अगर बात करो तो वो ऐसा बात करेंगे साला टीचर भी फेल हो जाए, कि इतना साल से पढ़ाई किया ना तो पूरा नॉलेज ज़्यादा हो गया, लेकिन भैया का लक नहीं काम कर रहा है, भैया मेहनत भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी इंपॉर्टेंस है। तो अब आपके पास उतना पेशेंस क्या होना चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा यार अगर फाइनल नहीं निकला तो क्या 2-3 साल 4 साल का अटेम्प्ट मेरे गार्जियन बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि जब अटेम्प्ट लगता है ना तो फिर लाइन लग जाता है अटेम्प्ट का, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो जब हम लोग CS CMA की बात करते हैं ना, तो हम लोग मेरिट और डीमेरिट क्या करते हैं? दोनों चेक करते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स का सबसे बेस्ट मेरिट मुझे जहाँ तक लगता है कि सस्ता है।
हाँ सस्ता है, बहुत सस्ता है। ट्यूशन लेना तो ऑप्शन है, ट्यूशन लेना क्या है, ऑप्शन है। आप अगर सी एस सी एस सी एम ए करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, आपका 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा। ग्रेजुएशन से लेकर के फाइनल तक का फीस यही है। ट्यूशन तो हम लोग शौक से लेते हैं, उसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है। ट्यूशन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना ट्यूशन के भी निकाल लेते हैं। तो मेरिट क्या है, बजट में है, सस्ता है, एक बार में पैसा नहीं लगेगा। जैसे आप फाउंडेशन ग्रेजुएशन करवा लिए, फिर गार्जियन को 6 महीने का मौका, 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। फिर आप इंटर का करवाएंगे तो फिर उनको 1 साल का मौका मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा लग रहा है, एक बार में इतना पैसा नहीं लग रहा है। तो ये किसका मेरिट है। अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो जो फीस उसका डबल पकड़ लो, फाउंडेशन का 15-20 पकड़ लो, इंटर का 50 पकड़ लो, फाइनल का 50 पकड़ लो, इतनी ही तो फीस है। तो पकड़ लो 2-2.5 लाख में। अभी भी स्टिल अगर फीस भी इंक्लूड कर दो तो सी एस सी एस सी में सस्ता कोर्स है कंपेयर टू इंजीनियरिंग, कंपेयर टू एमबीए करने जाओ, सस्ता कॉलेज 7 लाख रुपया, सस्ता जिसका कोई नाम नहीं सुना तब भी 7 लाख रुपया लेके जाएगा। बड़ा कॉलेज तो 25-30 लाख रुपया लेके जाएगा। तो आपने क्या किया, सी एस सबका अल्टरनेटिव चूज किया, जो आपके लिए बेस्ट था आपने वो उसको चूज किया। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन बताओ। इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस अमंग द सेवरल अल्टरनेटिव, बहुत सारा अल्टरनेटिव है। ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल। तो टू सॉल्व प्रॉब्लम कट कर देना, सिर्फ अचीव अ गोल करना। हाँ ये कट कर देना, टू अचीव अ गोल, टू अचीव अ गोल। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इट इज द कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिसीजन ही तो लेना है। चाहे आप प्लानिंग करो, चाहे आप ऑर्गेनाइजिंग करो। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, अपने पास मान लो अपने पास 10 लेबर है, अब 10 में से कौन प्रोडक्शन के लिए जाएगा, कौन सेल्स के लिए जाएगा, कौन अकाउंट्स के लिए जाएगा, कौन मार्केटिंग के लिए जाएगा, कौन रिसेप्शनिस्ट का काम करेगा, अपने को भी तो वहां भी तो डिसीजन लेना है। तो हर वक्त आपको डिसीजन लेना है। इट इज द कोर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इट रिक्वायर बोथ लॉजिकल एनालिसिस एंड जजमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली डिसीजन लेना टफ चीज होता है, तो यहाँ पे आपको कभी कभी डिसीजन लॉजिक पे भी लेना पड़ेगा और कभी कभी आपको प्रॉपर एनालिसिस करके भी जजमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, गुड डिसीजन रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एंड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अगर डिसीजन आपका सही है तो आपका जो रिस्क है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और जो कंपनी का गोल है, बिजनेस का जो गोल है वो क्या होगा, अचीव हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, देखो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग समझ जाएगा। इन्वायरमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की एनालिसिस करना। इसको शॉर्ट में लिखो, इट इज द एनालिसिस ऑफ, इट इज द एनालिसिस ऑफ इंटरनल as well as external factors। ठीक है, इट इज द एनालिसिस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब एग्जांपल सुनो। जब आप अपने कंपटीटर के स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं, हेलो, जब आप अपने कंपटीटर, जो आपका कंपटीटर है उसके स्ट्रैटेजी को चेक करते हैं, ठीक है, कि आपका कंपटीटर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका एडवर्टीजमेंट का तरीका क्या है, वो क्या क्या नया नया कर रहे हैं, और वो अगर मार्केट में इतने सालों से है तो क्या उसका बेस्ट है और क्या उसका, अरे किसी चीज़ का देखो, हर इंसान का कुछ पॉजिटिविटी होता है, कुछ नेगेटिविटी होता है। तो आपका कंपटीटर का पॉजिटिव चीज़ क्या है और उसका नेगेटिव चीज़ क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपटीटर के बारे में क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस, क्योंकि ये एक्सटर्नल हो गया। प्लस आपका बिजनेस में स्ट्रेंथ क्या है। देखो हर एक बिजनेस का अपना स्ट्रेंथ होता है और वीकनेस भी होता है। जैसे देखना, हो सकता है आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ है आपके एम्प्लॉय, कि आपके एम्प्लॉय बहुत मेहनती है, बहुत स्किल्ड है, जैसा भी सिचुएशन आएगा वो कंपनी को क्या करते हैं, सेव करते हैं, कंपनी से ज़्यादा डिमांड नहीं। अगर मान लो कंपनी का सिचुएशन खराब चल रहा है तो वो सेम सैलरी में ही काम करने के लिए क्या है, रेडी है। तो हो सकता है आपके जो एम्प्लॉय है वो बहुत स्किल्ड है, बहुत पेशेंस वाले हैं, मेहनती हैं। हो सकता है आपका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, तो ये आपके कंपनी का क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। हो सकता है आपका सप्लायर से रिलेशन बहुत अच्छा है, तो आप अगर फ़ोन कर देंगे तो उधारी पे सामान भेज देगा, उधारी पे रॉ मटेरियल भेज देगा। तो ये क्या होता है, आपका स्ट्रेंथ हो गया। ऐसी वीकनेस भी होगा। वीकनेस क्या हो सकता है कि आपका जो मार्केटिंग का टीम है वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाती है कि भाई ट्रेंडिंग में क्या है,
या आने वाले वक्त में किस चीज़ का डिमांड होगा। तो हो सकता है आपका मार्केटिंग का टीम खराब हो या एडवर्टीजमेंट का टीम खराब हो, या ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो हर एक कंपनी का क्या होता है, कुछ स्ट्रेंथ होता है और कुछ क्या होता है, वीकनेस होता है। तो जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हम लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक करके डिसीजन लेते हैं। आज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को तुम लोग 2 दिन के अंदर पूरा पीपीएम रेडी करके दे दो, तो तुम लोग तुरंत बोलेगा मेरा स्ट्रेंथ तो है ही नहीं। तुम डायरेक्टली बोलेगा सर 2 दिन में तो पीपीएम रेडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 10-12 घंटे करके भी अगर पढ़ाई करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम बोलेंगे मुझे तो कितना दिन लगेगा, तो आप लोग अपना ये दिमाग कुछ लगाया, गुड़ा गणित कुछ लगाया, बोला 1 महीना 1 महीना, तो आपको 1 साल नहीं, 1 महीना, तो आपने पूरा 1 महीने का टाइम लिया, बिकॉज आपने अपना स्ट्रेंथ को देखा और उसमें वीकनेस देखा कि बीच में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो उधर भी तो जाना टाइम, तो आपने अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख करके फिर 1 महीने का टाइम दिया। ऐसे ही जब भी कोई कंपनी डिसीजन लेती है तो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख करके डिसीजन लेती है। प्लस आप जब डिसीजन लेते हो ना, तो इकोनॉमिक हालात कैसा, देश का हालात कैसा है। जैसे भी कोरोना आ गया था, तो कोरोना के टाइम पे कंपनी लोग बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रही थी कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे तो खरीदने वाले, क्योंकि इनकम कम हो गई थी, तो ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर देंगे तो खरीदने वाले भी कम रहेंगे। ठीक है, तो कैसा हालात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, टैक्सेशन का हालात कैसा है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट अगर टैक्स पॉलिसी में चेंजेस लाती है तो रॉ मटेरियल के वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो टैक्स पॉलिसी को देख करके, गवर्नमेंट की जो ओवरऑल पॉलिसी है उसको देख करके, गवर्नमेंट ना बहुत बार लाइसेंस देता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर काम करने जाएंगे तो फैक्ट्री वगैरह आप लगाएंगे ना, जब भी आप कोई, अरे आप भी पता है, आप एक रेस्टोरेंट खोलने जाएंगे आपको 35 लाइसेंस लेना पड़ेगा, 35 लाइसेंस। हाँ, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने जाते हैं ना, आपको 35 लाइसेंस लेना पड़ता है इंडिया में। ऐसे नहीं बिजनेस करना, हम खुद 4 लाइसेंस लेके बैठे हुए, ट्रेड लाइसेंस है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जीएसटी का सर्टिफिकेट है, कंपलसरी है लेना। तो इंडिया में बिजनेस करना इज टू टफ, इसलिए तो कहाँ भाग रहे हैं सब, दुबई में भाग रहे हैं बहुत। इस उसके लिए थाना है ना, थाना देना पड़ता है 100-500-1000 रुपया थाना देना पड़ता है। हाँ, तो आपको ना जब भी कुछ बिजनेस करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ये लाइसेंस, आपको ये लाइसेंस लेना है तो ये लाइसेंस आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत सारा लाइसेंस लेने का क्राइटेरिया होता है। अब देखो बुक में थोड़ी लिखेंगे कि हम घूस दे देंगे, हम ब्राइब दे देंगे, हम ये कर देंगे, ये नहीं होता है। आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो जब आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, देश का हालात कैसा है, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं क्या कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि ज़रूरत नहीं है मार्केट में नया प्रोडक्ट का, स्टिल अगर आपने लॉन्च कर दिया कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लो ये फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी माउस अच्छा अच्छा बना के रखी है। अब उस भीड़ चाल में आप भी आ गए, तो नीड नहीं था, एक्स्ट्रा कंपनी का क्या था, नीड नहीं था। तो आपको देखो हमेशा मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको कम टाइम में अपना ब्रांड को चमकाना है तो आपको मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज का नीड है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट गैप क्या है, मार्केट में किस चीज का नीड है। हो सकता है कोई चीज एक्सेस है मार्केट में और आपने भी सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो ऑलरेडी तो एक्सेस था, तो आपका जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है वो कोई काम का तो नहीं है। तो मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करना, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अच्छे से रीड करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, कंपटीटर का एनालिसिस करना, इकोनॉमिक कंडीशन का एनालिसिस करना, कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है वो चेक करना। ये जो एनालिसिस आप करते हो इसी को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो एक लाइन में खत्म करते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ इंटरनल फैक्टर सच एज स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, as well as government policy, as well analysis of government policy, competitors strategy, economic conditions। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस। हो जाएगा ना, अब लिख लोगे ना एग्जाम में। ठीक है, एक बार पढ़ो तो एक बार देखो ना, एनवायरमेंटल एनालिसिस द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन स्टडी एंड मॉनिटर, मतलब स्टडी और मॉनिटर को क्या बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं ना, कि मॉनिटरिंग करना, चेक करना एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस। अब अगर अच्छा तुम बताओ ना, रिसेंटली अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे
तो सारे बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबका रॉ मटेरियल का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा, पता है पहले हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 30% था, कॉर्पोरेट टैक्स 30% तक। अब याद रखना, इनकम टैक्स अलग होता है, कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता है। अगर मैं 10 लाख रुपया कमाता हूँ ना, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारा एग्जाम्सन है, मुझे 12 लाख पे तो ऐसी टैक्स नहीं है। चलो ठीक है, मैं 20 लाख बोलता हूँ, मैं 20 लाख रुपया कमाऊंगा तब भी टैक्स नहीं दूंगा। बताऊँ, मेरे बहुत तिगड़म तिगड़म उड़म करके टैक्स पढ़ाता हूँ भाई, मेरे को पता कैसे टैक्स सेव करना है। अरे बहुत तरीका, तुम समझ में ठीक है, बता, अरे बता, अरे तुम लोग तो अरे देखो, हमको पता है, आप लोग बड़े हो मेरे से, हमको पता है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना मोटा सब्जेक्ट है टैक्स का, और तुम लोग चाहता 2 मिनट में हम खत्म कर दें। शॉर्टकट क्या है, जैसे आपको ना, जैसे अभी जैसे नया वाला जो पॉलिसी आया है, जो नया वाला पॉलिसी है उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलता है। तो जो लोग जैसे इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट करने से मैं ओल्ड पॉलिसी में ही हूँ। जैसे न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों है टैक्स का, तो मैं अभी ओल्ड रिजीम में हूँ। तो ओल्ड रिजीम में मैंने क्या करा, पापा के नाम पे, अब मैं तुमको बेसिक एग्जांपल दूं जो तुम समझ पाएगा। मैंने कुछ गवर्नमेंट के टैक्स सेविंग बॉन्ड लिए, तो वो बॉन्ड लेने से टैक्स में छूट मिल जाता है। गवर्नमेंट के ELSS का नाम सुना है तुम लोग, टैक्स सेविंग बॉन्ड, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं, प्लस LIC में पैसा जाता है, प्लस माँ बाप के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है, सिस्टर के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है ना, तो कुछ पापा के नाम पे पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वहां से टैक्स बच जाता है तो बहुत कुछ तरीका है टैक्स बचाने का। तुम लोग भी धीरे धीरे टैक्स पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा, दिमाग। वो तो करता ही हूँ, अब यहाँ नहीं बोलूँ ठीक है, तो वो सब तरीका है। ठीक है, तो लेकिन एक कंपनी अगर 20 लाख रुपया कमाएगी, तो उसको डायरेक्टली उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा। कोई एग्जम्पशन मिलता है इंडिविजुअल को, कंपनी को एग्जम्पशन नहीं मिलता। तो कॉर्पोरेट टैक्स ना डायरेक्टली अगर 1 रुपया भी कमाओगे, तो उस 1 रुपया में भी 30% का टैक्स पहले लगता था। फिर मोदी गवर्नमेंट आई तभी 22% कर दिया, 22% कर दिया। पहले लगता था 30%, अभी 22 पर, फिर भी ये ज़्यादा है। 22% भी क्या है, ज़्यादा। मान लो एक कंपनी अगर 1 लाख रुपया का प्रॉफिट करती है, तो उसमें 22% का टैक्स गवर्नमेंट लेके जाएगी, डायरेक्टली लेके जाएगा, कोई एग्जम्पशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत मैटर करता है। अब अगर लाख रुपया में 22,000 लेके वो लोग जा रहे हैं, तो 10 लाख में 2 लाख 20, करोड़ में कितना लेके जाएगा, 22 लाख रुपया लेके जाएगा करोड़ में। तो बहुत मैटर करता है, टैक्स की पॉलिसी बहुत मैटर करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत मैटर करती है। सब में लगता है, जो एक कॉर्पोरेट बॉडी उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, सब कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, जैसे मेरा सेंटर कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, मेरा सेंटर अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में ही है, मैंने अभी तक किसी को ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, इट इन्वॉल्व द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, evaluating the trends and understanding the opportunity and threat in the business environment। एक होता है ना environmental analysis में ना, ये एनालिसिस करते हैं, मतलब SWOT एनालिसिस करते हैं। SWOT का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, W का मतलब क्या होता है, वीकनेस, O का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब क्या होता है, थ्रेट। तो देखो, मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दिया था, अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जब हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे गैप होते हैं। गैप समझता है ना, किस चीज़ का मार्केट में नीड है, तो जो चीज़ का मार्केट में नीड है उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और थ्रेट क्या होता है, रिस्क। थ्रेट क्या है, रिस्क। अब रिस्क कहीं से आ सकता, हो सकता है आपके कंपटीटर से रिस्क आ जाए, या आपका कंपटीटर आपसे बेटर प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है, या आपसे बढ़िया प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च करके बैठा हुआ है, जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं उससे बेटर वो लॉन्च करके बैठा हुआ, तो वो आपके लिए थ्रेट है। थ्रेट कंपटीटर से भी आ सकता है, गवर्नमेंट से भी आ सकता है, बोले ना टैक्स वैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपना टैक्स बढ़ाएगी तो डायरेक्टली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट कम। तो थ्रेट का एनालिसिस करना, अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना, वीकनेस का एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना, इसी को अपने क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस। आगे बढ़े, ओके। फीचर्स आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, सेल्फ फीचर सेल्फ कर लीजिएगा। शॉर्ट एनालिसिस डन कर दूं, डन, शॉर्ट एनालिसिस डन कर दो। देखो मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं PPM जो पढ़ाता हूँ ना, मेरा एक ही, PPM हो या ED हो या थ्योरी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है ना कि बेसिक्स इतना दे दो ना कि बच्चे, क्योंकि देखो एट द एंड तुमको एग्जाम में ना बेसिक ही बचाने वाला। तुमको क्या लग रहा है, तुम रट के जाओगे एग्जाम में याद रहेगा, इतना प्रेशर होता है ना एग्जाम में। प्लस दोस्त यार भी, बहन याद रखना हम हैं, तुम्हारे ही दोस्त हैं,
भूलना मत। तो इतना प्रेशर हो जाता है एग्जाम में, और अगर खड़ूस मैम आ जाए, खड़ूस टीचर आ जाए, उसका चेहरे देख के डर लगता है, लगता है कितना दिन से हंसा नहीं है वो। चलो, वाई अच्छा शॉर्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ना, वाई शॉर्ट एनालिसिस सुनो ना, वाई शॉर्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट पहला, इसके बारे में तुम लोग भर करके इंट्रोडक्शन पर लिख देना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसका आंसर चलो मैं तुमको यहां पे बता। पहला, जब हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेटनिंग सब कुछ समझते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान करते हैं। जब आप कोई प्लानिंग करोगे तो अपना स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग ही फिर क्या करोगे, प्लान करेंगे। अच्छा, शॉर्ट एनालिसिस की मदद से हमारा क्या पता चलता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी भी इससे पता चलेगा कि मार्केट में क्या चीज का अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मार्केट गैप, लिखो ना, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मार्केट गैप, मार्केट गैप, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, मार्केट गैप। अच्छा एक मिनट, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मार्केट गैप। मार्केट गैप का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान लो मेरा मेरा जो कंपटीटर है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा जो कंपटीटर है वो जो रॉ मटेरियल यूज करता है ना, बहुत चीप क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करता है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी चीप होता है, प्राइस बहुत अच्छा खासा ले रहा है। तो हमको एक गैप नजर आ गया कि हम सेम प्राइस में उससे अच्छा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसका लेबलिंग भी बहुत फालतू है। मतलब पता है लेबलिंग मैटर करता है। आप लोग जब कभी जब शोरूम वोरूम में जाते हैं या किसी किसी बढ़िया दुकान में जाते हैं, तो जो चीज़ देखने में बड़ी अट्रैक्टिव होती है, हम लोग टच कर देखते हैं, भाई है क्या, ये इसी गोला का है क्या, देखते हैं एक बार। क्या है ये चीज़, देखते हैं एक बार। तो पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, लेबलिंग बहुत मैटर करता है। तो आपको पता चला आपका जो कंपटीटर है उसका लेबलिंग भी अच्छा नहीं है। उस पता है जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, जैसे हमारा खाने पीने का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें सर्टिफिकेशन मैटर करता है, जैसे FSSI लाइसेंस नंबर। तो आपका जो कंपटीटर है, मान लो आप खाने पीने का प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपका जो कंपटीटर है ना, उसने सिर्फ FSSI लाइसेंस नंबर लिया हुआ है, ठीक है ना। हम बोले ठीक है, हमको गैप नजर आ गया। क्या गैप नजर आया, एक नॉन GMO बोल के प्रोडक्ट है, नॉन GMO। नॉन GMO का मतलब होता है ना, ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है ये फ्री इन्वायरमेंट में तैयार हुआ है, कोई लेबोरेटरी में तैयार नहीं हुआ। लैब में भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना, लैब में भी होती हैं, वो सही नहीं होती है। तो नॉन GMO बोल करके अगर मैंने सर्टिफिकेशन ले लिया, ISO बोल करके सर्टिफिकेशन होता है, ISO 1000, 400, 500 बोल सर्टिफिकेशन। फिर ना अगर मान लेते हैं लेट से अगर वो नॉन वेज प्रोडक्ट है, तो हलाला प्रूफ बोल के प्रोडक्ट आता है, जैसे ना देखना झटका हलाला ऐसे करके आता है, जो नॉन वेज खाते हैं समझिए। नहीं जानते, नहीं पता, बता रहे हमको भी इतना नहीं पता, बता रहे। हलाला प्रूफ क्या हो गया ना, ये जो नहीं 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 नॉन वेज है, तो हम देखें 2-4 प्रोडक्ट में है, वहां पे लिखा था हलाला प्रूफ, मतलब हलाला रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें से। सिर्फ जहां तक मुझे आइडिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जैसे गोट होती है ना, गोट या चिकन वगैरह होते हैं ना, उसके बाद ऐसे एक बार उनको ना ऐसे काट के छोड़ दिया जाता है शायद, तो थोड़ा सा उनको चीड़ा मार के छोड़ दिया जाता है, तो ब्लड निकल जाता है। तो कुछ जो मुस्लिम्स होते हैं, जो मोहम्मडन्स होते हैं, वो उनके धर्म में ये लिखा गया है कि आपको इस टाइप का मीट खाना है। कुछ मीट होते हैं ना जो एक बार में कट कर देना है, जैसे कॉल झटका, एक बार में कट कर देना। तो मुझे देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज मुझे नॉलेज ही नहीं बहुत, और मेरे नहीं ऐसा यूट्यूब वाला बात, ये सही बात है, गलत बात क्या है इसमें, जिनको पता है, मुझे नहीं पता, उतना आइडिया इसके बारे में नहीं है, बट मुझे पता है इस टाइप का सर्टिफिकेशन होता है, झटका हलाला। बहुत सारे नॉनवेज रेस्टोरेंट में लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पे जो मीट है ना, वो इस टाइप की मीट आती है, हलाला या झटका इस टाइप। तो बहुत सारे लोग ना, अगर नॉनवेज प्रोडक्ट है, तो अगर आपने इस टाइप का सर्टिफिकेशन ले लिया, तो आपके कंपटीटर के पास सिर्फ 1 ठो लाइसेंस है, आपके पास 4 ठो लाइसेंस हो गया। आपने लेवलिंग को अच्छा कर दिया, न्यूट्रिशनल फैक्ट को अच्छा कर दिया, और 2-4 ठो बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटी को हायर कर लिया अलग अलग रीजन में। अब बिहार में खेसारी को हायर कर लिया, यहाँ पे दीदी को हायर कर लिया, या किसी को हायर कर लिया, समझा मेरा बात। तो आपका क्या मार्केटिंग अच्छा हो गया, आपका मार्केटिंग। ये होता मार्केट गैप, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज का नीड है, और आपका कंपटीटर क्या गलती कर रहा है। आपको पता है, लोग बोलते हैं ना समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे गलतियों से क्या करे,
सीख ले। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंपटीटर कहाँ पे गलती कर रहा है, फिर वहां से आपको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कोचिंग सेंटर में ऐसा करते हैं क्या? अच्छा करते हैं, हम आगे नहीं बोलेगा। अच्छा, शॉर्ट एनालिसिस से क्या पता चलेगा? प्रिपेयर फॉर द थ्रेट्स। जब हम लोग शॉर्ट एनालिसिस होता है तो उससे पता चलता है, मान लो आपका कंपटीटर ने आपसे बेस्ट प्राइस लॉन्च किया, आपसे बेटर लॉन्च किया है, या गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी में चेंजेस आया, तो फिर आपको उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि ये जो रिस्क आ रहा है, क्योंकि मार्केट में वो भी है तो आपको भी तो रहना है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करेंगे, उसके हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिससे आने वाला जो रिस्क है वो कम से कम इम्पैक्ट करे आपके ऊपर। वो लोग नहीं कर पाए, सही बात है, नहीं कर पाए। अच्छा, स्वेट ये क्या सपोर्ट करता है? डिसीजन मेकिंग। स्वेट एनालिसिस क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। बस इतना। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ना, सेम एज एवब, सेम एज एवब। तो ये चैप्टर है हाथी की तरह, लेकिन इस चैप्टर में देखना तुमको कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड ही है, बना के लिखना है। और ये स्लोगन याद रखना तुम लोग कि अगर एक एक वर्ड भी जान पहचान का है तो हम भर के आएंगे। ये था पहला स्लोगन। दूसरा स्लोगन याद है कि तुम कुछ भी पूछो हम वही लिखेंगे जो हमको आता है। तो तो अगर उसने मान लो इंपॉर्टेंस पूछा इन्वायरमेंटल एनालिसिस का, और तुमको इंपॉर्टेंस किसका याद है? शॉर्ट का, तो हमको ये याद था, हम ये लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ। दो स्लोगन याद रखना है कि अगर कोई भी वर्ड जान पहचान का मिल गया तो इससे एकदम रिश्ता जोड़ लेंगे एकदम, और प्लस सेकेंड कि जो हम वही लिखेंगे जो हमको आता है, कुछ भी पूछो तुम। अच्छा, ये ऑलरेडी डन है ना? देखो ऑलरेडी डन, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज देख रहा हूँ, दो चार क्वेश्चन रिपीटेड है इस मैट में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूंगा। अब सबसे लास्ट में आ जाओ, प्लानिंग तो पूरा कंप्लीट करवा दिया था, सबसे लास्ट में आ जाओ। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 58 आ जाओ। पेस्टल एनालिसिस। अच्छा, पेस्टल एनालिसिस इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू स्टडी द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद है इन्वायरमेंटल एनालिसिस हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़े थे। पेस्टल सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? एक्सटर्नल की बात करता है। तो ऑलरेडी डन है ना? अरे एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब देश का हालात कैसा है, कि लोगों की इनकम कैसी है, देश का जीडीपी कैसा है। सोशल फैक्टर मतलब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है या न्यू टेक्नोलॉजी है, या जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है उसके वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लीगल फैक्टर, देश का कानून कैसा है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे इकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट क्या होता है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होता। इकोलॉजिकल कहाँ था तुम इतना दिन? तो चलो मैं एक एक फैक्टर की बात करता हूँ। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या क्या आता है? दीज इंक्लूड द गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्स रेगुलेशन, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुका ना। अरे पॉलिटिकल अलग होता है दोनों। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्सेशन, ये सब होता है पॉलिटिकल फैक्टर में। तो एक बिजनेस के लिए दोनों मैटर करते हैं कि नहीं मैटर करते? बता रहे, गवर्नमेंट का पॉलिसी बिजनेस में मैटर करता है कि नहीं करता है? करता है ना, ठीक है। अब सोचो ना तुम, बिगेस्ट एग्जाम्पल, मोदी जी याद है एक बार रात को 8 बजे आए थे, अब बोले थे नोटबंदी बंद। ये नोटबंदी की वजह से कितना बिजनेस में इंपैक्ट आया था, बहुत भयंकर इंपैक्ट आया था। अरे भाई बिजनेस चलता है कैश से, बिजनेस चलता है कैश से और बैंक से। बैंक में कितना भी पैसा आ जाए, कैश तो कैश भी तो चाहिए। अरे वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए। तो आपका अब कैश आप निकाल नहीं रहे हो हर काम अब। और वैसे भी 2016 में इंडिया उतना भी डिजिटल नहीं हुआ था, तो मैक्सिमम बिजनेस कैश पे था और आपने कैश पे ही लॉक लगा दिया, तो बहुत भयंकर इंपैक्ट करता है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम हमारे बिजनेस को बहुत इंपैक्ट करता है। इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या है? देश में महंगाई कितनी है, इंटरेस्ट रेट कैसा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा, एक्सचेंज रेट कैसा, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तुम बताओ ना, जिस देश में महंगाई कम है, जिस देश में इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, डॉलर और रुपए के बीच में भेदभाव कम है, मतलब डॉलर और रुपए का जो औकात है ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है। ऐसा देश में अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे
और वो थोड़ा सा भी बेनिफिट अगर दे रहा है तो लोग खरीद लेंगे, बिकॉज लोगों की इनकम क्या है, ज़्यादा है। आपके पास 1,000 रुपया रहेगा ना तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे कहाँ 1,000 रुपया खर्चा करना है। लेकिन अगर आपके पास 1,00,000 रुपया रहेगा ना तो कुछ कुछ चीज़ें खरीदने से पहले आप सोचेंगे भी नहीं। और अगर आपके पास 10,00,000 रुपया रहेगा तो कुछ चीज़ तो आंख बंद कर खरीद लेंगे आप। मैटर करता है इनकम, कोई कंजूस नहीं होता। कुछ लोग होते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कंजूसी करते हैं, बिकॉज उनकी बजट उनको अलाउ नहीं करता, उनका बजट उनका पॉकेट उनको अलाउ नहीं करता। तो जिस देश में ना इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम होने से फ़ायदा क्या, बैंक वाला सस्ता में लोन देगा। और जब सस्ता में लोन देगा तो लोग उस पैसे को उठा करके बिजनेस क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। तो जब बिजनेस बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो जिस देश में ना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, जब मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा का मतलब ये सब कम है, सब क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा का मतलब ये सब क्या है, कम, इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है। और जो जो हमारी ओन करेंसी है रुपया और एक स्टैंडर्ड करेंसी है आपका डॉलर, इसके बीच में गैप अगर कम है तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अच्छा है। अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा बिजनेस को फेवर देते हैं। मैं इसका बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पापा के पास इनफ पैसा है, इनफ मतलब एक अच्छा खासा अगर पैसा होता तो मैं अगर आपसे रिकॉर्डिंग सिर्फ 5,000 लेता, लोग परचेज कर लेते, कोई इशू नहीं, अरे भाई पैसा परचेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पापा के पास पैसा कम है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि बीकॉम के लिए कितना खर्च करना है, अदर कोर्सेज के लिए कितना खर्च करना है, फिर घर का ग्रोसरी भी है वहाँ भी तो खर्च करना है, तो बहुत सोच समझ को डिसीजन लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आज आप बताओ ना, जिस एरिया में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ग्रीश पार्क एरिया में पढ़ा रहा हूँ, लेक टाउन या साउथ कोलकाता चले जाओ, या छोड़ो ना तुम सॉल्ट लेक लेक टाउन चले जाओ या बांगुर चले जाओ, फीस ज़्यादा है उधर पे। उधर पे टीचर ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, क्यों, क्योंकि उधर के लोगों की इनकम क्या है, ज़्यादा है। वहाँ पर अगर टीचर बोलेगा ना कि हम 10,000 रुपया लेंगे एक सेमेस्टर पढ़ाने का, 10,000 लीजिए ना, एक बार में चेक काट के दे देगा 10,000, एक बार क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 10,000 मांगेगा और शकल देखा 10,000 लेगा। ठीक है, आ जाओ सोशल फैक्टर, आ जाओ सोशल फैक्टर में क्या, एज, एजुकेशन लेवल, हेल्थ, कंज्यूमर एटीट्यूड्स, ये सब मैटर करता है। अब हमारे यहाँ पे रिसेंटली ना सोशल फैक्टर में क्या आ गया कि अगर कोई प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, अरे लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट क्या है, इको फ्रेंडली है, लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज के टाइम पे कोई प्रोडक्ट अगर इको फ्रेंडली है, हेल्थ कॉन्शियस वाला प्रोडक्ट है, मतलब हेल्थ बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है, तो ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ना, तो आपको सोच समझ के लॉन्च करना पड़ेगा, ये मार्केट में सस्टेन करेगा, क्योंकि मार्केट में वही सस्टेन करेगा जो सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को क्या दे, बेनिफिट दो। बिजनेस का एक ही रूल है, बिजनेस चलता है सोसाइटी से। देखो बिजनेस किससे चलता है, सोसाइटी से। जब तक आप सोसाइटी को बेनिफिट नहीं देंगे, जब तक आप अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन में मदद नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आप एक प्रोडक्ट बना लो, मान लो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, इसके लिए आपका फैक्ट्री से इतना धुआं निकलता है कि पूरा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है। जब ये बात कंज्यूमर को पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, तो क्या कंज्यूमर ये प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा तभी चलेगा जब वो इको फ्रेंडली हो, जो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है, प्लस कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट देखना एज के अकॉर्डिंग भी होता है, बच्चे के लिए अलग होता है, यंग अडल्ट के लिए अलग होता है, ओल्ड पर्सन के लिए क्या होता है, अलग होता है। तो जब आप कोई डिसीजंस लेते हैं, चाहे इन्वायरमेंट को देखकर या लाइफ स्टाइल को देखकर या एज या इनकम को देखकर या एजुकेशन को देख करके, इसको बोलते हैं सोशल फैक्टर। अब जैसे नाइकी जो डिसीजन देखता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, लाइफ स्टाइल। नाइकी किसको प्रमोट करता है, जो स्पोर्ट्स लाइफ स्टाइल में बिलीव करते हैं, जो फिटनेस में बिलीव करते हैं, जो स्पोर्ट्स में बिलीव करते हैं। क्योंकि लाइफ स्टाइल तो दो टाइप की होती है, एक होती है सुबह उठ गए, मम्मी उठाए जा रही, उठ नहीं रहे। एक होती है भाई उठ गया तुरंत दौड़ने चला गया, जिम चला गया। तो मतलब नाइकी जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, जो नाइकी जो शूज बनाता है, तो वो कौन सा लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है, जो फिटनेस वाली लाइफ स्टाइल हो। तो उनका सारा प्रोडक्ट देखना वैसे ही होगा, रनिंग शूज होगा, उनके स्पोर्ट्स के बहुत सारे गियर वगैरह आते हैं, ठीक है, ट्रैक पैंट आता है, ऐसा करके जैकेट वगैरह बनाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, जिम वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, फुटबॉल वाले जूता बनाते हैं। तो आप बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं ना, तो वो लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे एज वाला प्रोडक्ट देखना, जैसे बच्चों के लिए अलग कंपनी है, जैसे हॉर्लिक्स किसके लिए ज़्यादा फेमस है, बच्चों, बॉर्नविटा किसके लिए फेमस है, बच्चों के लिए। तो ये होता है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक।
आईफोन किसको प्रमोट करता है? लग्जरी को प्रमोट करता है, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो डेमोग्राफिक में सब आ जाता है, इनकम आता है, एज आता है, आपका मेल फीमेल आता है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लॉन्च करना पड़ता है कि आप किस एज ग्रुप के लिए लॉन्च कर रहे हैं, किस लाइफ स्टाइल के लिए लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा कंज्यूमर अफोर्ड करेगा, मिडिल क्लास वाला या हाई क्लास वाला या लोअर क्लास वाला। बिजनेस एनालिसिस बहुत बड़ा चीज़ है, तुम लोग एक चैप्टर में समझा नहीं पाऊंगा। तो जब कोई आप डिसीजन लेते हो ना, तो बहुत भयंकर एनालिसिस कर करके फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे सेम 2 में तुम लोग आएगा ना, तो मार्केट सेगमेंटेशन एक चैप्टर है तुम लोग का, मार्केट सेगमेंटेशन, तो वहाँ पे तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट में ही काम कर रही है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ाएंगे तुम लोग सेमेस्टर 2 में। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, दिस रिफर्स द इनोवेशन, ऑटोमेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट अफेक्ट द इंडस्ट्री। टाइम टू टाइम क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अभी देखो एआई का जमाना आ रहा है ना, बहुत सारी कंपनी क्या कर रही है, अब एआई को अपने बिजनेस में क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, अपने सॉफ्टवेयर को एआई के साथ क्या कर रही है, अटैच कर रही है। अब देखना इसका इम्पैक्ट क्या होगा ना, कि अब एक्सपर्टी का जमाना है। अब जो जमाना आ रहा है ना, भेड़ चाल का जमाना नहीं, अब एक्सपर्टी का जमाना आ रहा है। आपको ना किसी फील्ड में क्या होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो जो आप एक्सपर्ट होंगे, तो एआई सॉफ्टवेयर की मदद से फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। वही होता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो कंपनीज क्या करती है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी को भी क्या करती है, चेंज, मतलब चेंज करती है या एनालिसिस करती है कि जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी का ज़रूरत हमारे बिजनेस में है या नहीं है। अगर है तो लेकर आओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब जरूरत होगा तब लेकर के आएंगे। तो टाइम टू टाइम आपको टेक्नोलॉजी, हम लोग का बिजनेस में देख लो, कोरोना के पहले रिकॉर्डिंग का ज़माना बहुत कम था, यूट्यूब पे ज़माना बहुत कम था। ज़्यादातर लोग कहाँ पे आते थे, ऑफलाइन क्लासेस आके पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ा, मतलब कोरोना के बाद तो लोग घर पे आ गए, तो टेक्नोलॉजी का डिमांड आ गया कि नहीं, ये बच्चों को घर से पढ़ाना है, तो फिर कैमरा का व्यवस्था करना पड़े, यूट्यूब पे चैनल खोलना पड़ेगा। तो हम लोग भी तो अपना सिस्टम में टेक्नोलॉजी लेकर आए। पहले हमारे सिस्टम में टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर धीरे धीरे हम लोग भी क्या किए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए। तो जो टीचर अडॉप्ट कर लिया वो मार्केट में टिका हुआ है, जो नहीं अडॉप्ट कर पाया उसको सर्वाइवल का खतरा है। क्योंकि अब का जो बच्चा है उसको मोबाइल चाहिए। अब तो छोटे छोटे बच्चे, मेरा नेफ्यू है, बाप रे, देखना अभी क्रिसमस में मैंने उसको लगाया था, बाप रे, अभी उसका मोबाइल खराब, उसका एक मोबाइल भी है, पता है तुमको? नहीं पता तुम लोग को? आज ही बोल के आया है, चाचा मोबाइल ठीक हो जाना चाहिए। 2-4 बार पटक दिया, एक बार बोला ये वाला गाना लगाओ, नहीं लगा, कट पटक दिया। उसका बैटरी, आप तो पहले तो बैटरी खुल के निकलता था, आपके मोबाइल में तो बैटरी नहीं खुलता है। अब वो मोबाइल बनाना पड़ेगा, वो स्क्रीन काम नहीं कर रहे हैं। अरे हम दिए नहीं, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था मेरे टेबल पे, मेरे पास 2-3 फोन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहता, कुछ नहीं रहता है ना, तुम भाभी है तो पकड़ा देती, जाओ। आजकल तो यही है ना, कोई टाइम नहीं देना चाहता, सब तो बिजी है। अब मान लो किचन में है या कहीं बाहर जा, तो मोबाइल पकड़ा दियो, वही वाला हिसाब है। लीगल फैक्टर में क्या क्या आ गया, लॉ रेगुलेशन सच एज लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोडक्शन लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने बोला ना, जैसे आप, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत सारा कानून है, बोले ना 35 लाइसेंस लगता है, उसमें से कुछ इन्वायरमेंटल लॉ है, कुछ लेबर लॉ है। लेबर लॉ का मतलब क्या होता है, अगर आपके रेस्टोरेंट में 10 से ज़्यादा वेटर काम कर रहे हैं तो बोनस दो। अगर आपके बिजनेस में 10 से ज़्यादा इंप्लॉई काम कर रहे हैं तो टाइम पे बोनस देना पड़ेगा, टाइम पे सैलरी देना पड़ेगा, उनका पीएफ अकाउंट खोलाओ, ठीक है। फिर आपके चिमनी से अगर धुआं निकल रहा है तो उसका लाइसेंस लो, नहीं नहीं अच्छा धुआं निकलता, खराब धुआं नहीं निकलता है। ये बड़ा कानून होता है, तो आपको ये सारे फैक्टर को एनालिसिस करना पड़ेगा और इन सबका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो लीगल फैक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल मतलब क्या, वही क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट और रिसाइकलिंग पॉलिसी। इसलिए देखना आजकल टाइम पे जितने प्रोडक्ट आ रहे हो, कैसे आ रहे हैं, इको फ्रेंडली आ रहे हैं, रिसाइकल बोल करके आ रहे हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको, अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो कोई प्रोडक्ट तो आप रॉ नहीं देंगे ना, पैकेजिंग करेंगे ना। तो पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो ये सभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस में इम्पैक्ट करते हैं। तो पेस्ट एनालिसिस में क्या क्या आ गया, पहला पॉलिटिकल, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ये सब चेक करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या चेक करेंगे, इन्फ्लेशन, हाँ इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट। इससे क्या चलेगा, ओवरऑल देश का हालात का पता चलेगा। महंगाई ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, देश का हालात क्या है, बहुत खराब है, तो बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। फिर क्या, सोशल फैक्टर, अब जैसा कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जैसा एज है,
है ना, जैसे लोगों की इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। फिर टेक्नोलॉजी के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का नीड है या नहीं है, अगर नीड है तो लेकर आओ। फिर क्या है, लीगल फैक्टर, आपके बिजनेस के ऊपर बहुत सारे कानून अप्लाई होते हैं। बोले ना, जैसे एक रेस्टोरेंट ओपन करोगे तो बहुत सारा कानून लेना पड़ेगा। आज मैं कोचिंग सेंटर खोला हूँ, 5 तो सर्टिफिकेट लेके बैठा हूँ, ये नहीं लूंगा तो पुलिस वाला बोल के आएगा। एक दिन पुलिस वाला आया था सेंटर पे, नीचे आया था, मतलब किसी दूसरे मैटर में आया था, किसी दूसरे मैटर में आया था। तो हम लोग का सेंटर में ऊपर था ना बोर्ड लगा हुआ एपीसी का, उसको लग के लगा ये कौन मार्केट में आया है। अरे स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का, जब मैं सेंटर खोला था पता चला एपीसी। तो नीचे पूछा एपीसी कौन, बोला ऊपर पढ़ाते अभिषेक सर पढ़ाते। आया, हमको बोल रहे हैं आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है। आइए सर पानी पीजिए, उठा के दे दिए। फिर बोलता फायर सर्टिफिकेट नहीं है। हम लोग अच्छा फायर सर्टिफिकेट नहीं है, हम लोग कहाँ लगता है फायर सर्टिफिकेट, मॉल में लगता है। ये मॉल है, फायर सर्टिफिकेट कहाँ लगता है, जहाँ पे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा, जहाँ पे 100 से ज़्यादा भीड़ लगती है, तो उसको लगा पढ़ा लिखा टीचर है। तो ज़्यादा बकवास नहीं किया, भी चला गया। इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा ये, यहाँ लिखो ना, सेम एज सॉट एनालिसिस, सॉट और इन्वायरमेंटल एनालिसिस। सेम एज सॉट और इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जो उसका इंपॉर्टेंस पढ़े थे ना, सेम इंपॉर्टेंस इसका भी होगा। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पढ़े थे या सॉट का पढ़े थे, वही सेम इसका आंसर होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस हो जाएगा ना। लिखो तो सेल्फ, डन लिख दो इसको, डन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक क्या है, ये तो ये तो हो गया ना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो ही करवा दिया था। फिर क्या था, ये तो ये भी हो गया 22 ना, डिफरेंट स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग का डिफरेंस, पहले क्या आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। अरे डिसीजन कहाँ पे लोगे, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो हर वही प्लानिंग वाला है कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर इन्फॉर्मेशन लो, फिर अल्टरनेटिव करो। तो वही लिखो ना, सेम एज प्लानिंग। हाँ, सेम एज स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, सेम एज स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो तुम लोग ना प्लानिंग वाला अच्छे से पहले कर लेना, फिर देखना बहुत कुछ मिलता जुलता रहेगा। अच्छा, सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा रहेगा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। हाँ ये एक्स्ट्रा, ये प्लानिंग में नहीं था, ये था क्या प्लानिंग में, हाँ वो प्लानिंग नहीं था, तो इसमें क्या रहेगा, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट बस डाल देना यहाँ पे। ठीक है, वहाँ भी था ना कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट ये वाला याद कर लेना, ये लर्न कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर 1 को बस लर्न कर लेना, बाकी प्लानिंग वाला चिपका देना इसी में। हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में आप लोग किसका इस बारे में एनालिसिस करते हैं, इंटरनल। याद करो, ये कंपोनेंट पढ़े थे ना इसका, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ना सेल्फ। इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है, जो बिजनेस के अंदर काम करता है, बिजनेस के अंदर कौन कौन काम करता है, एम्प्लॉय, टेक्नोलॉजी, फिजिकल फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी पॉलिसी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन आता है, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट। पढ़े थे ना, बस हो गया, कंप्लीट कंप्लीट। एलिमेंट्स ऑफ ये किससे मिलता है, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक किससे मिल रहा है, ये एलिमेंट पढ़े थे ना हम लोग, सेम मैच किससे मिल रहा है, ये इसी से तो मैच कर रहा है ये। अच्छा मुझे इसे बताओ ना, तुम लोग इस चैप्टर में बहुत बार इंटरनल इन्वायरमेंट और बहुत बार क्या पढ़ा होगा, प्लानिंग प्रीमाइसेस से मिल रहा है। ठीक है, लिखो तो सेम एज प्लानिंग प्रीमाइसेस। नहीं मिल रहा प्लानिंग प्रीमाइसेस से, मिल रहा है ना, तो पेज नंबर 52 में सेम आंसर होगा, ये वाला डाल देना यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा तुम लोग ज़्यादा मत पढ़ना, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन देखना मुश्किल से 10 ही क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा, चैप्टर 22 क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल से कितना क्वेश्चन तैयार करना है, 10 ही क्वेश्चन तैयार करना। तो वो 10 पहले तुम लोग सुनो ना, पहले तुम लोग क्या करना, जो जो मिलता जुलता है उसका एक लिस्ट बना लेना, कि एक क्वेश्चन करोगे तो 5 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसका एक प्रॉपर लिस्ट बना करके फिर चैप्टर तैयार करना तुम। ठीक है, अब तुम लोग का थोड़ा छुट्टी रहेगा, तुम लोग नेक्स्ट क्लास ग्रुप में डाल देंगे। अब प्लीज़ तुम लोग ईडी का चैप्टर 2 और पीपीएम का चैप्टर 2 प्रिपेयर करो, छुट्टी के बाद हम तुरंत टेस्ट लेंगे।
दोनों चैप्टर का टेस्ट लेंगे, हाँ दोनों चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ईडी, हाँ ईडी का। हेलो ईडी। हाँ। नहीं, छुट्टी मिल रहा है 3-4 दिन का, तो क्या करोगे घर में बैठ के? घूमने जाओगे तुम लोग भी? तुम लोग बहुत पैसा है भाई।